Hello everyone and welcome to today's class at IIT Excalibur. My name is Pratyush Sharma and I am an undergraduate student at IIT Kharagpur. Today I'll be discussing with you some stuff about science. So let's move right into it. I'll be sharing my screen first. Yeah. Okay. So let's see what's happening here. So there was a scientist. उसने क्या किया? He took two hemispherical bowls. है ना? उसने दो हेमिस्फेरिकल बाउल्स लिए और उन दोनों को ऐसे जोड़ दिया एंड ही मेड अ पंप। ऐसा पंप उसने बनाया विच वॉज एबल टू क्रिएट वैक्यूम इनसाइड। अब सारी की सारी हवा निकाल दी उसने दोनों बाउल्स के बीच में से और उनको जोड़ दिया। फिर उसके बाद व्हाट ही डिड वाज ही assigned 9 horses on the left side and 9 horses on the right side, as you can see in the picture, and he asked them to pull it up. When he asked them to pull it, they were not able to pull the two hemispheres apart even by applying their full strength. तो 18 घोड़ों ने पूरा ट्राई कर लिया पर दो हेमिस्फेयर्स जो कि ना क्लैम्ड है ना फेविक्विक से चिपकाया उनको, फिर भी उनको वो अलग नहीं कर पाए। 51 सेंटीमीटर डायमीटर के ये हेमिस्फेयर से, मतलब आधे मीटर हो गया, लगभग आधा मीटर डायमीटर के दो हेमिस्फेयर्स को 18 घोड़े मिलकर के अलग नहीं कर पाए, सिंपली बिकॉज देयर वाज नो एयर इनसाइड। अब how is that happening? What's the science behind all this? To know that, we have to first know about force and pressure. Once we know that, then we'll be able to answer these sort of questions. So let's move right into force. What is force? If I ask you what is force, many of you will say a force is a push or pull, and I'll say that you are very correct, because a force is a push or pull. This is a very basic definition, but it is a very correct one, है ना? So a push or pull is called force. The green man here is pushing and the red guy here is pulling. Push करना मतलब ढकेलना एंड पुल करना मीन्स अपनी तरफ खींचना। ठीक, सबको एक बेसिक इंट्यूटिव नॉलेज है पुश और पुल की, बट विल टेक फ्यू एग्जांपल जस्ट टू आयरन एनी कंफ्यूजन आउट, है ना? पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। सो यहाँ पर वी हैव रमेश एंड सुरेश फ्रॉम द 5 स्टार एड, और ये लोग अभी बच्चे ही हैं। तो रमेश यहाँ पर बॉक्स को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है, ही इज पुशिंग द बॉक्स, ओके। एंड व्हाट इज सुरेश डूइंग हियर? सुरेश अब बॉक्स को पुल कर रहा है, वो अपनी तरफ खींच रहा है बॉक्स को, इसलिए वो पुल हो गया। रमेश अपने से दूर ढकेल रहा है, इसलिए ये पुश हो गया। ठीक, ओके। सो लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स। अब इसमें से आप में से कितने लोग इस आदमी को पहचानते हैं? अगर कोई WWE का फैन होगा तो श्योरली इसको जानेगा। दिस गाय इज कॉल्ड मार्क हेनरी। ही कॉल्स हिमसेल्फ द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। और इसमें ये खास बात है कि ये बहुत ज़्यादा पुश और पुल कर लेता है, इसीलिए इतने सारे पैसे कमाता है। WWE चैंपियन भी रह चुका है। ठीक, तो हम देखते हैं मार्क हेनरी क्या कर रहा है। अब आपसे कोई पूछे यहाँ पर मार्क हेनरी ट्रक को पुश कर रहा है या पुल कर रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? आप कहोगे बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये ट्रक को पुल कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है ना, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ पुल। सेकेंडली, मैग्नेट सबने देखे होंगे। अब यहाँ पर मैग्नेट है, वो आयरन डस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब आप मुझे ये बताओ, ये पुश है या पुल? वेरी इजी, वंस अगेन, ये भी पुल है। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेट है वो अपनी तरफ खींच रहा है आयरन डस्ट को, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पुल। अब आईपीएल शुरू हो गया तो एक विराट कोहली का एग्जांपल ले लेते हैं। विराट कोहली फॉर्म में भी वापस आ चुका है, इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक एन एग्जांपल ऑफ विराट कोहली। अब फर्स्ट केस में यहाँ देखते हैं, बॉल आई विराट कोहली के पास। विराट कोहली बीइंग अ गुड प्लेयर, वो बैट से मार देगा बॉल को। तो मुझे ये बताओ, ये बॉल को पुश करेगा या पुल करेगा? वेरी सिंपल, वंस अगेन, दिस इज अ पुश, क्योंकि वो बॉल को अपनी तरफ से ढकेल रहा है। ठीक, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पुश। सेकेंड केस में देख लेते हैं, विराट कोहली इज प्लेइंग अ पुल शॉट। अब कोई आपसे पूछे पुल शॉट में बॉल को पुश करता है पुल करता है, तो
कंफ्यूज हो सकते हो कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स मेरे कंफ्यूज भी हुए हैं, वो आंसर देते हैं पुल, बट दिस इज अ पुश, क्योंकि ये बॉल को तो पुश कर रहा है ना। अब क्रिकेटर्स को तो इतना फिजिक्स आती नहीं है कि वो सही से नाम रख पाएंगे। तो दिस ऑल्दो द शॉट इज पुल शॉट, बट व्हाट ही इज डूइंग, ही इज पुशिंग द बॉल, ही इज पुशिंग द बॉल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्रिकेट का एक एग्जांपल ले लिया, तो फुटबॉल का भी एक लेना बनता है। तो हियर क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज परफॉर्मिंग अ बाइसिकल किक, जस्ट रोटेटिंग लाइक अ बाइसिकल wheel and he'll put the ball right into the net। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ये बॉल को पुश करेगा रोनाल्डो या पुल करेगा? अगेन वेरी सिंपल, ही इज पुशिंग द बॉल। ठीक, क्योंकि अपनी तरफ से दूर ढकेल रहा है ना, ऐसा किक कर रहा है बॉल को, तो ये पुश हो जाएगा। हम नॉन इंटरेस्टिंग एग्जांपल, एक एप्पल गिर रहा है पेड़ पर से, हो सकता है न्यूटन के सर पर जाके गिरे। तो ये एप्पल जब पेड़ से गिर रहा है तो पेड़ उसको पुश कर रहा होगा ना, तो ये एग्जांपल पुश का हो जाएगा। अगर आपने पुश कहा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर पेड़ नहीं पुश कर रहा है एप्पल को, ग्रेविटी पुल कर रही है एप्पल को अपनी तरफ। ठीक है ना, ग्रेविटी एप्पल को पुल कर रही है। और हम हमेशा पुश या पुल, जो भी एजेंट होता है फोर्स का, जो फोर्स को अप्लाई करता है, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं, उसकी आंखों से देखते हैं। तो यहाँ पर ग्रेविटी, सिंस ग्रेविटी इज पुलिंग द एप्पल, सो द आंसर विल बी पुल, द एप्पल इज बीइंग पुल्ड। ओके, आई थिंक वी आर क्लियर फॉर नाउ। पुश और पुल में हम लोग बहुत ही इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वेरी इंट्यूटिव क्वेश्चंस, नो बिग डील। अब मूव करते हैं एक केस पे। यहाँ पर एक एस्ट्रोनॉट है। दिस इज व्हाट एन एस्ट्रोनॉट लुक्स लाइक इन हिज स्पेस कॉस्ट्यूम। तो वो स्पेस में वैक्यूम होता है, जहाँ पर ये है हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर, तो यहाँ पर एक वैक्यूम है और इसके आसपास और कोई एस्ट्रोनॉट्स भी नहीं है। तो मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि क्या ये एस्ट्रोनॉट किसी को पुश या पुल कर सकता है, या फिर फोर्स लगा सकता है किसी पे? तो आप अगर थोड़ा सोचोगे तो आपको समझ में आएगा ये किसी पे फोर्स नहीं लगा सकता है। क्यों? क्योंकि कोई है ही नहीं जिस पे फोर्स लगा पाए। अभी ये अपने पे फोर्स लगाने लगे, आप कह दो कि अपना पैर दबाने लगे, तो वो काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो खुद पे फोर्स लगा रहा है ना। खुद का फोर्स काउंट नहीं होता। मान लो आपके पास 100 रुपए हैं, आप अपने को ही डोनेट कर दो 100 रुपए, तो कहीं वो डोनेशन मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी ना। इसलिए खुद के फोर्स को फोर्स नहीं मानते हैं। खुद पर जो अप्लाई कर रहा है फोर्स, फोर्स उसको मानते हैं, पर वो एक इंटरनल फोर्स में काउंट होता है, और इंटरनल फोर्स का वो कॉन्सिक्वेंस नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसी पे फोर्स नहीं लगा पाएगा। क्यों? क्योंकि ही कैन नॉट इंटरैक्ट विथ एनीवन और एनीथिंग। तो हमको ये समझ में आता है दैट फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले देयर मस्ट बी सम इंटरैक्शन। यू नो, interaction is very necessary for a force to come into play. So we can say that at least two objects must interact for a force to come into play, है ना। अगेन वेरी सिंपल एंड इंट्यूटिव ऑब्जर्वेशन। ठीक, लेट्स मूव। अब हम लोग फोर्स के इफेक्ट की बात करेंगे। हमने देख लिया फोर्स क्या होता है, पुश और पुल होता है, कब फोर्स होता है, व्हेन देयर इज एन इंटरैक्शन, है ना। अब हम देखते हैं कि जब फोर्स लगेगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा। और व्हाट बेटर टू स्टार्ट ऑफ विथ देन अ मेसी फ्री किक। तो यहाँ पर किसी ने पेनाल्टी दे दी, किसी ने हैंडबॉल कर दिया मे बी। अब मेसी को फ्री किक मिल गई, तो बॉल रेफरी ने ला के रख दी इसके सामने और काम मारी है भाई गोल पे। मेसी बीइंग अ गुड प्लेयर, ही विल बी एबल टू किक इट, और हो सकता है गोल भी हो जाए। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जब मेसी बॉल को किक करेगा तो बॉल के साथ क्या होगा? तो आप आंसर करोगे कि ये बॉल तो उड़ते हुए सर गोल में जाएगी, क्योंकि ये तो मेसी है, तो गोल में ही जाना है इसको। तो अब आप यहाँ से आपको पूछे कि व्हाट इज द फोर्स डूइंग हियर, तो फोर्स यहाँ पर क्या कर रहा है? फोर्स यहाँ पर फुटबॉल जो ऑलरेडी रेस्ट पर था उसको मूव कर रहा है। सो इट इज मेकिंग एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। ठीक, ओके, मूव। अब यहाँ पर आपके स्क्रीन पर फाइटर जेट्स हैं, दो फाइटर जेट्स। ये रफाल नहीं है, दिस इज F-35 लाइटनिंग। क्या है ये? अमेरिका के फाइटर जेट्स हैं, F-35 लाइटनिंग।
अब यहाँ अगर आप फर्स्ट केस में देखोगे तो फाइटर जेट है, काफी तेज उड़ रहा है, ठीक है। पर सेकंड केस में उसने आफ्टर बर्नर ऑन कर लिया। आफ्टर बर्नर में ये गैसेस निकलती है उसके एग्जॉस्ट से, जो इसको और तेजी से पुश करती है आगे की तरफ, और ये और तेज उड़ता है। सो आफ्टर टर्निंग द आफ्टर बर्नर ऑन, इट इज मूविंग इवन फास्टर। अब आफ्टर बर्नर में जो गैसेस निकल रही है वो उस पर फोर्स लगा रही है। अब आपसे अगर कोई पूछे कि इस फोर्स का क्या इफेक्ट है, तो आप क्या कहोगे? आप यही कहोगे ना कि इट इज चेंजिंग द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक। सो इन दिस केस इट इज चेंजिंग द स्पीड ऑफ F-35 लाइटनिंग। सो हमने पहले देखा कि फोर्स रेस्ट से ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है, फिर हमने देखा कि एक ऑलरेडी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड में कुछ वेरिएशंस ला सकता है, ठीक। ओके ना, अब यहाँ पर रॉजर फेडरर है, नडाल ने सामने से सर्व किया। हिम बीइंग रॉजर फेडरर, ही विल बी एबल टू रिटर्न इट विद सम स्पीड। अब मान लेते हैं कि जितनी स्पीड से नडाल ने इसको बॉल सर्व की, उतनी स्पीड से इसने रिटर्न कर दिया फेडरर ने। अब आपसे अगर कोई पूछे कि यहाँ पर फोर्स क्या कर रहा है, बॉल पे फोर्स लगाएगा ना रैकेट के थ्रू, तो यहाँ पर फोर्स क्या कर रहा है, तो आप आंसर दोगे कि इट इज चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पहले बॉल किसी और डायरेक्शन में जा रही थी, अब फोर्स लगने के बाद वो वापस किसी और डायरेक्शन में जाने लगी। स्पीड भले इसकी चेंज ना हुई हो, बट वी कैन से दैट द फोर्स हियर हैज चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, है ना। ओके तो अब यहाँ एक चीज देख लेते हैं जो हमने पिछले 3 केसेस में देखा कि ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मूव कराया, या फिर एक ऑलरेडी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज करी, या फिर इट हैज चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो इन ऑल 3 केसेस we can say that it has changed the state of motion of the object. What is the state of motion? State of motion में स्पीड होगी और उसकी डायरेक्शन होगी। किसी बॉडी के मोशन को अगर आपको एनालाइज करना है, तो आपको उसकी स्पीड जाननी पड़ेगी, वो कितना तेज मूव कर रही है और किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो स्टेट ऑफ मोशन बताता है कि किस तरह से मूव कर रहा है वो ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक चीज केवल ध्यान देने लायक है कि रेस्ट इज ऑल्सो अ स्टेट ऑफ मोशन, ठीक। रेस्ट में भी स्पीड होती है ऑब्जेक्ट की, दैट स्पीड इज जीरो। तो रेस्ट को भी हम स्टेट ऑफ मोशन में काउंट करते हैं। तो वी कैन से दैट फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके अब इस केस में क्या हो रहा है फोर्स का इफेक्ट, यहाँ पर एक बलून है ना, उसकी स्पीड चेंज हो रही है ना कुछ हो रहा है, आपने उसको दबा दिया, स्क्वीज कर दिया। एवरीवन हैज स्क्वीज्ड सम बलून्स इन देयर लाइफ, ओके। तो अब मुझे ये बताओ यहाँ पर फोर्स क्या कर रहा है? यहाँ पर फोर्स क्या कर रहा है? यहाँ पर फोर्स ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर दे रहा है, ठीक है। इट इज चेंजिंग द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम इस रबर बैंड के केस में भी देख सकते हैं, कोई स्पीड नहीं इम्पार्ट कर रहा है इस पर, ना कोई इसकी स्पीड चेंज कर रहा है, ठीक है, ना डायरेक्शन कुछ चेंज हो रही है। तो ये क्या कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर रहा है। तो हमने देखा फोर्स ये भी कर सकता है, फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक। ओके अब जरा एक जगह लिख लेते हैं फोर्स के इफेक्ट को पॉइंट वाइज बुलेट्स में। तो व्हाट कैन द फोर्स डू? इट कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, it can change the speed of a moving object as we have seen in the case of a fighter jet. It can change the direction of motion of an object as we have seen with the ball in the case of Roger Federer. It can also change the shape of an object, for example the balloons, okay। तो अब फोर्स ऐसा हो सकता है कि इनमें से केवल एक ही करे, या फिर इनमें से कई सारे इफेक्ट्स को लाए। जैसे कि एक स्माइली बॉल होती है, स्माइली बॉल आप जब फेंकते हैं दबा के, तो उसका शेप भी चेंज होता है, उसका स्पीड भी चेंज होता है, डायरेक्शन वगैरह भी चेंज हो सकता है। आप अगर उसको वापस हिट कर रहे हैं तो वो शेप उसका थोड़ा सा चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगा। तो फोर्स ये सारे इफेक्ट ला सकता है, जरूरी नहीं है कि इनमें से केवल एक ही लाए, ठीक। अब ऐसा आप कोई सिचुएशन सोचने की कोशिश करें जिसमें फोर्स ना लग रहा हो और इनमें से कोई भी एक इफेक्ट हो रहा हो। आप अगर ऐसा सोचने की कोशिश करेंगे तो आप सोच नहीं पाएंगे। हो सकता है आप टार्जन मूवी की वो कार सोचें जिसमें कोई है ही नहीं फिर भी कार चल रही है, और उसमें अजय देवगन भी भूत बन करके फोर्स लगा ही रहा है, ठीक है। तो ऑल्दो वो दिख नहीं रहा है बट देयर स्टिल सम फोर्स बिहाइंड इट, ठीक। तो अ फोर्स इज नेसेसरी टू ब्रिंग अबाउट दीज चेंजेस, ठीक। Force is very necessary. None of these effects are possible without a force.
पर ऐसा हो सकता है कि आप फोर्स लगा रहे हो पर इनमें से कोई भी इफेक्ट ना हो। जैसे कि आप एक वॉल को अगर पुश कर रहे हैं, दीवार पर अगर आप धक्का लगा रहे हैं तो आप फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन ना ही इसकी स्पीड कुछ उसमें आ रही है और ना उसका शेप चेंज हो रहा है। ठीक, तो इनमें से कोई भी इफेक्ट उस केस में नहीं होगा। विच ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज नेट फोर्स। अब सबने ये गेम खेला होगा, रस्साकशी का गेम सबने सबने खेला होगा, टग ऑफ वॉर। तो इसमें क्या करते हैं, कुछ बच्चे इधर से पुल कर रहे हैं रस्सी को, कुछ बच्चे उधर से पुल कर रहे हैं रस्सी को। अब रस्सी तो भाई वहीं की वहीं है, मूव नहीं कर रही है, ना ही कोई शेप का चेंज हो रहा है उसमें। तो ऐसा क्यों हो रहा, हम फोर्स तो लगा रहे हैं। तो ये हमको एक और नई इंफॉर्मेशन देता है फोर्स के बारे में कि नेट फोर्स से हमको मतलब होता है टोटल, एक नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या निकल रहा है, उससे हम डिसाइड करेंगे कि ऑब्जेक्ट पे क्या चेंजेस आएंगे। और हम देखें कि ये दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं तो एक नेट फोर्स नहीं आने पा रहा है। मतलब जो अपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं। सो द फोर्सेस इन अपोजिट डायरेक्शन गेट सब्ट्रैक्टेड। ये हमको फोर्स की एक कैरेक्टरिस्टिक अभी पता चली कि जो अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स होते हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे कि ये दीवार पुश कर रही है लड़की ना, अभी ये जोर तो लगा रही है पर फिर भी कोई मूवमेंट नहीं है दीवार में, कोई शेप चेंज नहीं है। इसका मतलब ये है कि नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स कैसे जीरो है, नेट फोर्स इस वजह से जीरो है क्योंकि जो ये वॉल जमीन है ना, वो जमीन वॉल को इधर पुश कर रही है। जब ये इधर पुश कर रही है लड़की तो दीवार को जमीन उल्टे डायरेक्शन में पुश कर रही है, इस वजह से कोई नेट फोर्स नहीं आने पा रहा। अच्छा, मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है, आपकी मम्मी ने कहा कि बॉक्स को खिसका दो, काफी भारी बॉक्स है, बोला कि इसको खिसका के कहीं और लेके जाओ। तो आपने पुश करना शुरू किया और काफ़ी मेहनत आपको पड़ने लगी, तो आपने अपने छोटे भाई को बुलाया कि सुनो ज़रा मेरी हेल्प करो और इसको पुश करने में मेरी मदद करो। तो आपका छोटा भाई आया, उसने सेम डायरेक्शन में पुल करना शुरुआत कर दिया। अब आपको आपका काम आसान लगने लगा, है ना। अब वो भी फोर्स लगा रहा है तो आपका फोर्स कम हो गया। ठीक, आपको आपका काम आसान लगने लगा, मतलब कि उसका जो फोर्स है वो आपके फोर्स में ही जुड़ रहा है, इट इज गेटिंग एडेड टू योर फोर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेम डायरेक्शन के फोर्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। ठीक, वेरी सिंपल ऑब्जर्वेशन बट वेरी इंपॉर्टेंट वन। ओके, और वी कैन ऑल्सो से दैट it is the net force, finally it is the net force which is responsible for the change in state of motion of an object। अगर नेट फोर्स नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। ठीक, ओके, अब हमने देख लिया इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, वी हैव लर्नड अबाउट द नेट फोर्स। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। वैसे तो कई कैटेगरी में हम लोग फोर्स को डिवाइड कर सकते हैं और कई कैटेगरी में करते भी हैं, पर अभी हमारे लिए हम दो केस पढ़ेंगे, दो ब्रॉड कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट। ठीक, अगर हम किसी भी फोर्स को अप्लाई करने के लिए हमको उस बॉडी को टच करना पड़ता है। जैसे आपको अपना फ़ोन उठाना है तो आप उस फ़ोन को टच करके उठाएंगे ना, दूर से तो उठा नहीं सकते, है ना, जादूगर तो हो नहीं आप। तो आपको फोर्स को टच करना, फ़ोन को टच करना पड़ेगा। सो when you make contact, that force will fall under the category of contact forces। ठीक, पर कुछ ऐसे फोर्स होते हैं जिनमें आपको कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जब एप्पल को ग्रेविटी पुल करती है अपनी तरफ तो वो तो छूती नहीं है ना एप्पल को, है ना, नॉन कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा वो। फोर्स विच कैन work without contact is called a non-contact force, and a force which requires contact to work is known as कांटेक्ट फोर्स। अब कांटेक्ट फोर्स में आप जैसे पुश कर रहे हैं किसी चीज़ को तो वो कांटेक्ट हो गया। फ्रिक्शन का एग्जांपल हम ले सकते हैं, फ्रिक्शन भी कांटेक्ट होता है तभी ऑकर करता है। पर नॉन कांटेक्ट फोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया। ठीक, तो ये सारी चीज़ें नॉन कांटेक्ट फोर्स में आ जाएंगी। अब इसको थोड़ा डीप में पढ़ने के लिए एक एक फोर्स को चलो पढ़ लेते हैं थोड़ा। मस्कुलर फोर्स, सबसे पहले कांटेक्ट फोर्स में मस्कुलर फोर्स हमको देखना है क्या होता है। अब नाम से ही क्लियर है कि द फोर्स
which contains action of muscles is called muscular force. जिसमें मसल्स आपकी यूज होती है वो मस्कुलर फोर्स होता है। जैसे कि ये बॉडी बिल्डर है, ये अपना प्रोटीन शेक उठा रहा है, तो इसको मसल की काम है। जितनी इसने बना रखी है उतने की नहीं काम है, लेकिन मसल का काम है फिर भी इसको, तो इसलिए ये मस्कुलर फोर्स के अंडर फॉल करेगा। साइड में लड़का खड़ा है, इसने भाई 2 बैग उठा रखे हैं, अब जितनी मसल है इससे ज्यादा का इसको काम है, पर फिर भी ये एक मस्कुलर फोर्स के अंडर फॉल करेगा। ठीक, ओके। अब ये सोचते हैं हम लोग कि जब हम एक बॉल फेंकते हैं, अब हमने तो सुना है कि यार स्टेट ऑफ मोशन बिना फोर्स के तो नहीं चेंज होगा, तो बॉल को फेंकते हैं, बॉल अपने आप जाके रुक जाती है, उसकी स्पीड चेंज हो रही है, यानी कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। अब वो कौन सा फोर्स है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन, जमीन उस पर फ्रिक्शन लगाती है, इस वजह से वो रुक जाता है। फ्रिक्शन को थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जब फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो फ्रिक्शन में क्या होता है, ऐसा सरफेस होता है, आपको सरफेस देखने में तो स्मूथ लगता है, ठीक है, लेकिन सरफेस वाकई काफी रफ होता है। ऐसे बम्प्स बने होते हैं उसमें, ठीक है, और इतना स्मूथ नहीं होता, तो वो बम्प्स आपस में ऐसे लॉक हो जाते हैं। जब आप एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे रखते हैं ना, तो ऐसे इंटरलॉक हो जाते हैं। फिर जब वो ऑब्जेक्ट मूव करने की कोशिश करेगा तो वो इंटरलॉकिंग रोकती ऑब्जेक्ट को मूव करने से, और उसी को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ये एक मैग्नीफाइड व्यू आपके स्क्रीन पर है कि इस तरह से सरफेस एक्चुअली में होते हैं जब हम उनको मैग्नीफाई करते हैं, तो इसकी वजह से फ्रिक्शन अप्लाई होता है। ओके, मूव। अब मैग्नेटिक फोर्स वेरी सिंपल, जैसे मैग्नेट्स होते हैं ना, तो मैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं, सबने मैग्नेट देखे हुए हैं, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट, अब जब हम इन सबको बहुत ही डीप में भी पढ़ेंगे आगे चल के, जब मैग्नेट्स के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो इनको काफ़ी डीप में पढ़ेंगे, बट अभी हमको नहीं पढ़ना है ये। अच्छा, अब आप 2 बलून अगर अपने सर पर कभी भी रब करेंगे ना, तो फिर उन दोनों बलून्स को जब साथ मिलाएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसलिए रिपेल करते हैं क्योंकि जब आप रब करते हैं अपने बलून्स को अपने सर पर, तो कुछ चार्ज का ट्रांसफर होता है, बलून पर कुछ चार्ज आता है और सर पर उसका अपोजिट चार्ज आता है। तो फिर उसके बाद जब आप दोनों बलून्स को लाते हैं तो बलून्स में सेम टाइप का चार्ज है, इस वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये सब होता है इलेक्ट्रोस्टैट्स के कारण। जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों होता है। और फिर वही सिंपल, एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी पे फोर्स लगाती है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जब डीप में पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। बट अभी हम लोग थोड़ा बस सिंपल एग्जांपल्स ही ले रहे हैं, शायद आपकी क्लास में है भी नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 10th में हम लोग पढ़ेंगे। अब ये स्काई डाइविंग किसी ने की है? किसी ने की तो नहीं होगी, पर फिर भी हो सकता है किसी ने देखी हो। तो स्काई डाइविंग में हम लोग प्लेन से कूदते हैं नीचे, अब हम इतने श्योर कैसे होते हैं कि हम वापस जमीन पर ही जाएंगे? थैंक्स टू ग्रेविटी। ग्रेविटी हमको वो श्योरिटी देती है कि वो हमको वापस पुल करती है अपनी तरफ। तो दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फोर्स। आपको क्लास 9th में ग्रेविटी पढ़ने को भी मिलेगी, और इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स एंड इट इज वेरी हॉट टॉपिक। अभी भी इसमें काफी रिसर्च चल रही है। इवन द टाइम मशीन जो लोग बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर जो ब्लैक होल के बारे में आप अगर कभी पढ़ोगे, तो ग्रेविटी हैज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन ऑल दोस डिस्कशंस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी तो हमारे स्कोप में नहीं है इतना पढ़ना उसको, पर सिंपली हम ये सोच सकते हैं कि कोई भी मैसिव बॉडी, सपोज अर्थ है जिसके पास मास होता है, तो वो एक दूसरी मैसिव बॉडी को, अनदर बॉडी विच हैज मास, ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं हमेशा। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, इसके बारे में थोड़ा डीप में पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। ओके, ग्रेविटी सिंपल। ग्रेविटी, अब फिर वही चीज कि ग्रेविटी इज दैट फोर्स विच होल्ड्स अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स इन देयर ऑर्बिट। ऑर्बिट में केवल ग्रेविटी की वजह से ही सब प्लैनेट्स रहते हैं। जब हम, अगर आप में से किसी को यूनिवर्स में थोड़ा इंटरेस्ट हो या फिर स्टार गेजिंग में इंटरेस्ट हो, तो यू विल फाइंड दिस टॉपिक वेरी अमेजिंग।
मुझे पर्सनली ये टॉपिक बहुत पसंद है और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टीचिंग इट टू यू गाइज ऑल्सो। पर मुझे लगता है कि वी शुड स्टॉप दिस लेक्चर राइट हियर और फिर अगले लेक्चर में और आगे की बातें करेंगे। तो आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने सबसे पहले देखा कि फोर्स क्या होता है, फिर उसके बाद हमने देखा कि फोर्स मतलब हमने पुश और पुल के कुछ एग्जांपल्स देखे, हमने डिफरेंशिएट करना सीखा कि कब पुश होता है और कब पुल होता है। फिर हमने इफेक्ट ऑफ फोर्स देखा कि फोर्स का इफेक्ट क्या होता है। साथ में हमने देखा कि फोर्स कब आता है, जब इंटरैक्शन होता है, ठीक। फिर उसके बाद हमने फोर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब उसके अंडर के डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस को हमने बहुत ही ब्रीफली स्टडी किया। स्टडी तो नहीं किया, बस उनके नाम ही देखे और बहुत ही बेसिक नॉलेज ली उनके बारे में। अब धीरे धीरे करके हम एक एक को और डीप में पढ़ते जाएंगे, कई लेक्चर्स लेंगे हम एक एक फोर्स पर, और फिर आपको असली में फिजिक्स समझ में आएगी। तो आई थिंक वी शुड स्टॉप राइट हेयर एंड आई होप ऑल ऑफ यू लाइक दिस, और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने के लिए और हम आगे क्लासेस करेंगे तो हमको और समझ में आएगा। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू गाइस।